नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। नाज़रीन जानता खबरों का सवाल है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी हदीस मुबारक से करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आप देखेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो तिजारत करें। मुसलमानों को ये हुक्म दिया, कई अहादीस का मफ़हूम यही है कि तिजारत करें, दयानतदारी का मुज़ाहरा करें, सच्चाई का मुज़ाहरा करें। और मुसलमान कमज़ोर हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जो ताजरीन हुआ करते थे उनकी जो कामयाबी का राज यही था कि वो जो ऐब शुदा चीज़ होती थी तो वो सामान के बारे में बता देते थे कि ये इसमें ऐब है, अगर आप लेना चाहते हैं, इसमें खराबी है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो यानी ऐब बता कर देते थे, जिससे आप देखेंगे कि बरकत भी हुआ करती थी, सदका दिया करते थे, उससे भी बरकत हुआ करती थी। कारोबार में अगर बरकत होना है या फिर सेहत के मामलात हो या फिर परेशानियों के मामलात हो तो यकीन मानिए कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सदका पेश कीजिए, यानी अल्लाह के नाम से, तो किसी गरीब की मदद हो जाएगी और आपके हालात भी सुधर जाएंगे। तो बहरहाल चलते हैं खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरह हिंदुस्तानी सियासत में, इंडियन पॉलिटिक्स में चापलूसी और दलाली के साथ साथ आप देखेंगे गद्दारी का जो रुझान पाया जाता है वो बहुत ही ख़तरनाक है। अब तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह कहा है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है और नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर भी मौजूद है, इस तरह की बातें अभी लोग कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी को बड़ा नाज था, बड़ा फ़ख्र था कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह है, बहुत ही मजबूत है। लेकिन आपने देखा राज्यसभा के 10 अरकान में से, यानी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 अरकान में से कम अज़ कम 7 अरकान ने यानी 2/3 अक्सरियत के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। और फिर नायब सदर नशीन राज्यसभा ने आज आम आदमी पार्टी को बीजेपी में ज़म भी कर लिया है कि उसके इंज़माम को कबूल भी कर लिया है। अब देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा गद्दार है, अशोक मित्तल गद्दार है, हरभजन सिंह साबिक क्रिकेटर जो हैं वो सबसे बड़ा गद्दार है। इसी तरह संदीप पाठक हो या विक्रांत सिंह साहनी हो या स्वाति मालीवाल हो, फिर राजेंद्र गुप्ता हो, इन तमाम के तमाम 7 अरकान राज्यसभा को आम आदमी पार्टी ने अपने गद्दारों में शामिल किया है। जमहूरियत से गद्दारी की है और ये कहते हैं कि हम इन लोगों ने जमहूरियत से गद्दारी की है, इन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है, इन लोगों ने आवाम से गद्दारी की है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिशियंस का ईमान है, आप देखेंगे कि या ज़मीर है, उनके बारे में कुछ क़तई तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहुत कम सियासतदान रह गए जो इंतहाई दयानतदार हैं या उसूलों के पाबंद है, वरना अक्सर सियासतदानों के बारे में आप कह सकते हैं कि इनमें रेपिस्ट भी हैं, इनमें मर्डरर्स भी हैं, यानी किलर्स भी हैं, कातिल भी हैं, इक़दाम कत्ल के, डकैती के, चोरी के कई केसों में भी ये मुलविस हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जैसे ही आम आदमी पार्टी के 7 अरकान राज्यसभा बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी में ज़म हुए, तो अब राज्यसभा में बीजेपी अरकान की तादाद बढ़कर 113 हो गई है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि अब हिंदुस्तान में एक नारा बहुत ज़्यादा चल रहा, यानी ज़ोरों पर है, और वो है मोदी सरकार के 3 यार, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये राज्यसभा, यानी आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल की तरफ इशारा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर दूसरे अपोजिशन कायदीन हो, उन लोगों ने रुख किया है मगरबी बंगाल का और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा कि बीजेपी जमहूरियत को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। तो ये रही बात राज्यसभा के अरकान की। तो हम चलते हैं हमारे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ। जी रियाज साहब, बेहद शुक्रिया, आपने बहुत ही बेहतरीन काम कहा। ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, बीजेपी के 3 यार स्लोगन जो है ये अरविंद केजरीवाल ने भी कल मगरबी बंगाल की एक इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए नारा लगाया था। सबसे पहली चीज़, ये जो 7 अरकान पार्लियामेंट राज्यसभा, राघव चड्ढा समेत 7 जिन्होंने ये काम किया है, बगावत की है और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसके इंज़माम को आज डिप्टी मतलब नायब सदर जमहूरिया सीपी कृष्णन और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उन्होंने उसको तस्लीम भी कर लिया है। एक रहा मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये रहा रियाज साहब, अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अपना मुहासिबा करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सियासत की इब्तिदा जो है वो कहाँ से हुई थी, उन्होंने कहाँ से इसकी शुरुआत की थी। बीजेपी को 2014 में इख्तिदार में लेकर आने में अरविंद केजरीवाल का बहुत ही अहम रोल रहा है। बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, जब सारे हिंदुस्तान भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ में एक मुहिम
चल रही थी बहैसियत वज़ीर आज़म उम्मीदवार 2014 में, जिसकी मुखालिफत चंद्रबाबू नायडू ने भी की थी, नीतीश कुमार ने भी उस वक्त मुखालिफत की थी। उम्मीदवार के चेहरे के एनडीए का हिस्सा होने के साथ साथ इन लोग ये कायदीन ने मुखालिफत की थी। बहरहाल बाद में ये इन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया एनडीए के सामने, ये अलग सूरत है। मगर जब मुखालिफत चल रही थी तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट को लीड करने वाले लोगों में अरविंद केजरीवाल शामिल थे। नाम था माफ करना, शीला दीक्षित की हुकूमत को जवाल पजीर करना, शीला दीक्षित हुकूमत की नाकामियों को और बदउनवानियों को मंजर आम पर लाकर कांग्रेस को दिल्ली से इख्तदार से बेदखल करना नाम था। मगर वो पूरे प्रोटेस्ट का असर पूरे हिंदुस्तान भर में पड़ा। उसका असर खास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान में एक बेहतरीन चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी वजीर आजम की हैसियत से मुतारफ हुए और उसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के सर जाता है। रियासत आपको मुहासबा करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। आपने 2014 में क्या गलतियां की थी, वो गलतियों का खमियाजा आज आप भुगत रहे हैं। आप यकीनन देखिए रो रहे हैं। जो भी अमल हुआ है, जो भी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है, देखिए कितना ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से अराकीन पार्लियामेंट को निकाला। 2/3 अक्सरियत, यानी पार्लियामेंट में 10 के मुकाबले में 7 अगर अराकीन पार्लियामेंट अगर छोड़कर आम आदमी पार्टी को चले जाते हैं तो फिर ये जो है चैलेंज नहीं कर सकते, अदालत से रुजू नहीं हो सकते, अक्सरियत जो है वो अक्सरियत साथ चले गई है। सबसे अहम बात रियाज साहब ये है कि ये दावा राघव चड्ढा की जानिब से पेश किया जा रहा है कि 43 अराकीन असेंबली आम आदमी पार्टी के जो पंजाब में है वो राघव चड्ढा से बिल्कुल खुरबत रखते हैं, मुसलसल राब्ते में है। मुझे ये लग रहा है कि आसाम और पुडुचेरी और केरला, फिर मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, ये 5 रियासतों में बीजेपी को करारी शिकस्त हो रही है। अब वो शिकस्त के डैमेज कंट्रोल को, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर अपने चेहरे को चाणक्य के तौर पर प्रियंका गांधी ने भी पार्लियामेंट में चाणक्य के तौर पर पेश करते हुए और सीना चौड़ा कर दिया अमित शाह का, क्योंकि अमित शाह पिछले 30 दिनों से मगरबी बंगाल में कैंप किए हुए हैं। तो आने वाले दिनों में जब ये शिकस्त होगी तो वो शिकस्त के डैमेज कंट्रोल के तौर पर पंजाब में हुकूमत गिराने का काम बीजेपी करेगी। राघव चड्ढा के जरिए ये काम किया जाएगा ताकि ये शिकस्त छोटी हो जाए और पंजाब में नई बनने वाली हुकूमत बड़ी हो जाए। इस तरीके की साजिशें मुतवक्के और बीजेपी के होते हुए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के होते हुए तमाम साजिशों का इस्तेमाल कोई गैर यकीनी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। जैसा कि आपने कहा, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत सहानी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, ये जो हैं इन लोगों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। स्वाति मालीवाल, आप देखिए, आप अरविंद केजरीवाल ने उन्हें विमेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया था और ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिन्होंने खुलकर बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ में, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ में खुलकर बयान दिए थे। मुझे ये समझ में नहीं आता क्या ये सियासत इस कदर नीचे गिर गई है। जिन लोगों ने दावा किया था सबसे करप्ट पार्टी है बीजेपी, उसमें शमूलियत अख्तियार करने वालों को, या ना सिर्फ ये लोग उसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं बल्कि वहां पर इनका रेड कारपेट वेलकम भी हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, एक नया रुझान बीजेपी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सियासत में एक नया रुझान पेश कर रही है जो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए ही सबसे खतरनाक साबित होगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक राघव चड्ढा का सवाल है, अगर आप उनके साबिक़ बयान देखेंगे, साबिक़ असेंबली में जो बयान है वो देखेंगे या फिर इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि अक्सर यही कहा जाता है कि अगर आप दुश्मनी करते हैं तो दुश्मनी में इस कदर आगे ना बढ़ जाएँ कि दोबारा दोस्ती हो तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये जो लोग हैं इंतहाई बेशरम हो गए हैं, इनका ज़मीर मर
भर चुका है और सियासी इक़्तिदार पामाल हो चुके हैं। अब हरभजन सिंह को देखिए कि आपको इज्जत देने के लिए आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का रुकन बनाया। आपके पास दौलत और इज्जत की कोई कमी भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप मफाद परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, यानी मौका परस्त हैं, मतलब परस्त हैं और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ इन सातों के बारे में आप गारंटी से कह सकते हैं कि अपने आपको सियासी तबाही से बचाने के लिए फिर या डर खौफ के मारे, वैसे भी आप देखेंगे कि अशोक मित्तल है, उनके घर पर सीबीआई का धावा भी हुआ है, उसके बाद डर के मारे उनकी पैंट गीली हो गई, उसके बाद मैं समझता हूँ ये गारंटी है, वरना कोई भी इस तरह नहीं करता। आपको डिप्टी लीडर बना रहे हैं, वहाँ पर लीडर बना रहे हैं राज्यसभा का। 2020 में मैं पढ़ रहा था तो अशोक मित्तल को जो घर में बैठे हुए थे उनको उठाकर आम आदमी पार्टी में शामिल करना, फिर उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाने का जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल ने खुद लिया था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ये बानी को फाउंडर है, ये इनके भाई एक चलाते हैं, अशोक मित्तल के भाई पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस बुक हुआ था, ईडी ने उनके भाई को उसमें मुकदमे में शामिल किया, ईडी का रेड हुआ यूनिवर्सिटी पर और अशोक मित्तल को भी उसमें वारंट जारी किया, समन जारी किया गया था, उनका भी नाम उस केस में शामिल किया गया। वो नाम देखिए, एक तार जोड़ने का काम किया गया। पहले से खिचड़ी पक रही थी, राघव चड्ढा को निशाना दे दिया गया था कि 7 अरकान पार्लियामेंट को किसको किस तरीके से पार्टी में लाना है, या फिर लालूच के जरिए लाना है, या ओहदे का लालूच देकर लाना है, या पैसे का लालूच देकर लाना है, या फिर ईडी सीबीआई के जरिए से डराकर उन्हें लाना है। इस तरीके का एक टास्क राघव चड्ढा को दे दिया गया था। फिर दूसरी तरफ से खेल खेला गया। आप ईडी का रेड लवली यूनिवर्सिटी पर हुआ, उस देखिए वक्त देखिए आप, जब राघव चड्ढा को हटाया गया, हटाकर नवी अशोक मित्तल को वहां पर डिप्टी लीडर बनाने की जो लेटर है मकतूब राज्यसभा के चेयरमैन को दिया गया। दूसरे दिन अशोक लवली यूनिवर्सिटी पर जो है प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पर ईडी का रेड होता है। तो हालात बनाए गए रियाज साहब। यहाँ पर देखिए अफसोस की बात है कि आप अगर सरकारी एजेंसियों का आप बेजा इस्तेमाल करते हैं, हम थोड़ी सी मिसाल, क्योंकि बात यह आम आदमी पार्टी की चल रही है, मगर सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल के हवाले से हम बात करेंगे तो मगरिबी बंगाल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप एक इलेक्शन जीतने के लिए वहां पर जो कहा नारा लगाया जा रहा है, ईडी सीबीआई ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी के 3 यार या बीजेपी के 3 यार, ये जो नारा लगाया जा रहा है वो दिख रहा है। नारा ऐसा ही लगाया नहीं जा रहा है, वो ग्राउंड पर वो तमाम हकीकी जो हकायक है वो सामने आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं वो रियाज साहब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदालतें खामोश है। अदालतों को भी देखना चाहिए, हालात देखना चाहिए, हालात देखकर बताना चाहिए कि ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन अदालतें खामोश रहती हैं, अदालतें दलाइल देखती हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में अदालतों ने आस्था को देखा, बंदा अक़ीदे को देखा, सबूत और दलाइल को नहीं देखा। तो ये अदालतों का जो दोहरापन है, दोगलापन है, मैं समझता हूँ कि ये किस वजह से है, ये इसकी वजूहत जानना बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह 2 साबिक़ चीफ जस्टिस का रिकॉर्ड रहा है। जस्टिस काटजू से पूछ लिए और मौजूदा जो जजेस हैं उनके बारे में भी जस्टिस काटजू से आप पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अदालतों को अपनी जो छवि है वो साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। अदालतों को हुकूमत के दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर अदालतें हुकूमत के दबाव में आ जाती हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बदकिस्मती का दौर साबित होगा। माजरत चाहते हुए रियाज साहब, आपको याद होगा जस्टिस चलमेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रो रहे थे लोग। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो भी आला सतही बेंच, चीफ जस्टिस की बेंच के जजेस जो है वो आते हैं मीडिया के सामने। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ ऐसा, पहली मर्तबा ये वाकया हुआ है। जस्टिस चलमेश्वर इत्तेफाक से हैदराबाद में एक शख्सी मुलाकात भी मेरी हुई थी उनसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने बता दिया कि मुल्क के हालात खराब हैं, अदालती निजाम के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी और कानून और आइन के पासदार की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी है, हम आवाम के सामने मीडिया के जरिए से ये हकायक रख रहे हैं, आवाम जाने और फिर अब इस मुल्क के जो है क़वानीन जाने। इस तरीके की उन्होंने बात कही। देखिए रियाज साहब, आपने जो इशारा दिया है अदालतों की खामोशी का, सबसे अहम पहलू आपने बता दिया। आस्था की बुनियाद पर अगर अदालतें फैसले करने शुरू कर दे तो फिर हिंदुस्तान में वो तबकात जिनकी आस्था अक्सरियत से नहीं मिलती है उनके साथ इंसाफ की तवक्को नहीं है। अरविंद केजरीवाल, हम अरविंद केजरीवाल की जहां पर अच्छा बुराइयां गिन रहे हैं वहां पर अच्छाइयों की भी हम बात करेंगे।
माफ करना, अरविंद केजरीवाल ने आज ये कहा है कि वो स्वर्णा जो जज है, दिल्ली हाई कोर्ट की जज है, उनकी पेशी में सुनवाई थी, मैं हाजिर नहीं होऊंगा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये बताया है कि मैं इसलिए हाजिर नहीं हो रहा हूं, मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। सत्याग्रह के ऐलान उन्होंने कर दिया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है स्वर्णा शर्मा की अदालत में वो हाजिर नहीं होंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक आरएसएस की ज़ैली तंजीम से है। आरएसएस की ज़ैली तंजीम के तकारीब में ये जाते हैं, इजलास में ये शिरकत करते हैं। तो अगर जजों की जहनियत अगर एक आइडियालॉजी के साथ होगी, वो आइडियालॉजी जो मुल्क की तकसीम को तरजीह देती है, मुल्क में मजहब की बुनियाद पर तफरीक पैदा करती है, मुल्क में इंतशार फैलाने की जिम्मेदारी है, जिस तंजीम पर उसकी ज़ैली तंजीमों के साथ अगर किसी जज की या माहिर कानून की या कानून से वाबस्ता लोगों की अगर ताल्लुकात होते हैं, तो इस मुल्क में वो तबका जो उस नजरियात के अहम खिलाफ में लड़ रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। आपने बहुत वाज़ेह तौर पर ये इशारे दे दिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको दूसरी खबर की जानिब लिए चलते हैं और इस खबर का ताल्लुक गर्मी से है। शिद्दत गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि लोग काफ़ी परेशान हैं और आप देखेंगे कि दुनिया के 100 हॉटेस्ट जो प्लेसेस हैं, यानी गर्म तरीन मुकामात है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि तेलंगाना के 4 मुकामात उसमें शामिल हैं। यानी 10 सर फहरिस्त जो मुकामात हैं उसमें तेलंगाना के भी मुकामात शामिल है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तो रामागुंडम है, दूसरा मंचिर्याल है, तीसरा कोटा और तीसरा आदिलाबाद है, और जहाँ पर 44 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में भी 43 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, ये कहा जा रहा है। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी गर्मी की शिद्दत के नतीजे में कई अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं, इस तरह की इतलात आ रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी लिए चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरह हफ्ते को डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाइट हाउस के करस्पॉन्डेंट्स हैं उनके एजाज़ में इशाया दिया था और इशाये में गोलियाँ भी चली थी। और आपको बता दूँ कि वो जिस शख्स ने गोलियाँ चलाई थी उसका नाम है कोल थॉमस और इसकी उम्र है 31 साल और ये साबिक में टीचर रह चुका है और फिल वक्त वो आईटी से वाबस्ता है, एआई से वाबस्ता है। और उसका कहना है, उसका एक नोट बरामद हुआ है जिसमें उसने लिखा है कि ट्रंप जैसे गद्दार और मुजरिम को कभी नहीं बख्शा जाना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने ये भी कहा है कि ये जो चाइल्ड मॉलेस्टर है, ये रेपिस्ट है और ट्रेटर है, यानी गद्दार है, ये भी कहा है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि एक सहाफ़ी ने, वाइट हाउस के करस्पॉन्डेंट ही है, उसने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से, डू यू थिंक द सस्पेक्ट रोट अबाउट यू, यानी आप समझते हैं कि मुश्तबा शख्स ने आपके बारे में ये चीज़ें लिखी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई एम नॉट ए रेपिस्ट, मैं जानी नहीं हूँ, आई एम ए इनोसेंट पर्सन, मैं बहुत ही मासूम हूँ, और आई हैव नॉट रेप्ड एनीवन बोलकर उन्होंने बात कही है। तो लेकिन जो रेपिस्ट कहा है ये ट्रंप को ही कहा है, मुजरिम ट्रंप को ही कहा है, और चाइल्ड मॉलेस्टर जो है उसने ट्रंप को ही कहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए ट्रंप की शख्सियत का अंदाज़ा कोल जो थॉमस है उन्होंने किस तरह लोगों के सामने यानी मंजर आम पर ला दिया है। और ये शख्स सारी दुनिया का अमन तबाह व बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अब ना इसे चाइल्ड मॉलेस्टर के साथ साथ इसे तो मैं समझता हूँ कि पीस अब्यूज़र भी कहना चाहिए, क्योंकि पीस को तबाह व बर्बाद कर रहा है ये शख्स। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह का सवाल है, ट्रंप ने कहा है कि वो शख्स पागल है। अब अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप के जहनी जो हालत है उसे देखकर लोग कई शुक्र को शुबात का इज़हार कर रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि उन पर गोलियाँ चलाने की जो कोशिश की गई थी वो शख्स पागल है। जी रियाज साहब, उन्होंने सहाफ़ी को जवाब देते ये भी कहा कि तुम जलील हो। जी जी, जो जिस सहाफ़ी ने सवाल किया था उसको ये कहा। तो ये बात सहाफ़ी, देखिए जमहूरियत का चौथा सुतून कहते हैं, दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में अमेरिका भी आता है। अमेरिका में कुछ हद तक सहाफ़त अभी जिंदा है, हक़ाइक़ पेश करने का वहाँ पे काम किया जा रहा है, हिम्मत है। कुछ सहाफ़ी है वहाँ पर बवांग दहल सदर के सामने खड़े होकर दो टोक अंदाज में उससे सवाल पूछते हैं जो मुल्क के मफाद में हो, और उसका जवाब भी मजबूरन सदर को देना पड़ता है। तो जिस तरीके का सवाल पूछा गया था, तो जवाब में अपने पाक दामनी का इजहार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उस सहाफ़ी को कहा कि तुम जलील हो। देखिए, अब तो ये फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का बता रहा है कि कबूल कर लिया उन्होंने जवाब देकर
सहाफ़ी को तुम जलील हो गए कहकर ये कहा कि उन्होंने जो जिल्लत के सारे काम है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। हाँ। और अपनी जिल्लत पर, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सहाफ़ी को उन्होंने जलील कहा है। और जलील कौन है दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि जलील कौन है और किस हद तक जलालत पर उतरकर काम किया जा रहा है। हाँ, वो इसराइल की पुश्तपनाही के जरिए से गाजा और लेबनान में मासूम बच्चों की शहादत का मामला हो, या फिर फ़लस्तीनियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारने का फरमान जारी करने का मामला हो, या फिर ईरान में पहला जो फ़िज़ाई हमला हुआ था उसमें 168 मासूम बच्चियों की शहादत की जिम्मेदारी हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये कौन जलील है, कौन जिल्लत आमेज काम कर रहा है, इसकी वजाहत ये तमाम उमूर कर रहे हैं। कौन पागल है? जी, यकीनन पागल है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल अब ये उठ रहा है, अमेरिका के अंदर से ये सवाल उठ रहा है कि व्हाइट हाउस जो दुनिया का महफूज तरीन मुकाम समझा जाता है, वहां पर एक बंदूक बरदार पहुंचा कैसा बंदूक के साथ? सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है। जी हाँ। आने वाले दिनों में ये सवाल शिद्दत भी अख्तियार करेगा। तो जिस तरीके के शुकूक और शुबहात का इजहार किया जा रहा है, अपने गिरती मकबूलियत को बचाने के लिए ट्रंप ने ये खेल रचा है, ये मंजर कशी की है, ये तमाम चीज़ें जो है, इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर ट्रंप की बात करेंगे, फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, तो ऐसा लगता है कि दोनों में काफ़ी मुमासलत है। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने वही कहा जब सवाल अमेरिका में उठ रहे थे कि भाई इतने महफूज मुकाम पर आया कैसा, तो ये सवाल कांग्रेस ने उठाया है। आपको याद होगा गुजरात में इशरत बानो जो थी, बम्बई की तालिबा, उसे शहीद कर दिया गया था और 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया था और कहा गया था कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। तो ये बेकसूर लोगों को कत्ल कर देना सिर्फ एक शख्स को की मकबूलियत के लिए, उसे मकबूल बनाने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए, तो ये बहुत ही गंदी हरकत होती है। तो इसी तरह ट्रंप भी इस तरह के यानी स्टेज ड्रामे कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि यहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगे, तेलंगाना का दौरा करेंगे, परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में एक बड़े जलसे-आम से खिताब भी करेंगे। किशन रेड्डी ने यह बात बताई है। और यहाँ तेलंगाना में 7,000 करोड़ रुपये मालियाती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी वो रखने वाले हैं। संग बुनियाद की बात कर रहा हूँ मैं, वो अब आगे इफ्तिताह कब होता है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आलमी सतह पर जो बेचैनी फैली हुई है उसको पाकिस्तान हर हाल में दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि पाकिस्तान में सलाहियत नहीं है कि वो सालिसी का किरदार बेहतर तौर पर अदा कर सके। लेकिन आपको बता दूं कि अब्बास इराक़ची ने पिछले 24 घंटों के दौरान दूसरी मरतबा यानी आसिम मुनीर जो हैं फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, उनसे मुलाकात की है और ईरान ने अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को नई तजावीज़ भी रवाना कर दी है। और एक खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है, यानी अब सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग मैंने रुकाई, वरना ये जौहरी जंग की तरफ बढ़ रहे थे। और इस जंग में 11 तैयारे गिरे थे, लेकिन 11 तैयारों में से पाकिस्तान के कितने थे, हिंदुस्तान के कितने थे, वो ये नहीं बता रहे हैं। तो बहरहाल वहाँ से इशारा मिल गया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।